चलिए, गुड इवनिंग। क्लास शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थ्योरेटिकल तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन आज इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा। जो बहुत बेसिक बातें हैं उन चीज़ों को मैं कवर करूंगा। और इस बेसिक बातों में आप लोग जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जागो ग्राहक जागो, और आप जो सोचते हैं कि बस किसी से शिकायत होगी और आप कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट आपको जो है 10-15 गुना जुर्माना दिलवा देगा, क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है, आज हम ये सब जानेंगे। और अभी रिसेंट हुए डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो टॉपिक है आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट है बेसिकली तो 1986 में हुआ, लेकिन अभी इसमें एक कुछ अमेंडमेंट हुए तो ये 2019 के नाम से अब जाना जाता है। अभी जो मेजर चेंजेस आए हैं, कुछ सर्विसेज ऐड की गई हैं, और जो कंपनसेशन है कोर्ट्स का, इस कंज्यूमर कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, अभी एक्चुअल नेम क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। तो उनके अकॉर्डिंग जो सीलिंग्स थी, कितने अमाउंट तक के केस आप कौन कौन से कोर्ट में ले जा सकते थे, उन चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। ये आपके जेआईबी के पेपर, आपके लीगल के, जो जेआईबी का फर्स्ट के बाद जेआईबी के फर्स्ट पेपर लीगल, जेआईबी का लीगल पेपर में तो काफी इसके 15-20 पेजेस में काफी दिया हुआ है। और रिटेल बैंकिंग, क्योंकि जहाँ रिटेल बैंकिंग होगी तो वहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी आएगी। ये मैं सीआईबी वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जो लोग बहुत अच्छी तरह से इस एक्ट को जानते हैं वो क्लास ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो ये क्लास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की है, बाद में वर्ड टू वर्ड वाली क्लास बाद में होगी। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमें जानने के लिए हमें दो चार चीजें मोटे तौर पर समझनी पड़ेगी। और वो दो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहली बात कि ये जो है गुड्स और सर्विसेज की डेफिशिएंसी पे आपने मिसगाइड किया है, उस पर आपने ओवर प्राइस लिए हैं, उस पर आपने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी है, और कोई ऐसा है जिससे अदर को भी कोई हैजार्ड हो सकता है, मतलब कोई हेल्थ से रिलेटेड या ऐसे कुछ रिलेटेड। ठीक है, सोसाइटी को कोई नुकसान हो सकता है। इन चीजों में होने वाली डिफिशियंसी, मिसगाइड किया, ओवर प्राइस ले लिया, आफ्टर सेल सर्विस नहीं करी है, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं हम उसमें, परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डिफिशियंसी और परफॉर्मेंस में फर्क है। डिफिशियंसी तो है सही चल रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो खराब हो गया। और परफॉर्मेंस क्या है? जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं कर रहा है, या अंडर जो उसके स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, उससे कम कर रहा है। तो इस तरह से गुड्स और सर्विस की इतने पार्ट्स में, या वो खराब चीजें सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती, इन सब चीजों के रिगार्डिंग कंप्लेंट की जा सकती है। और कंप्लेंट जो करेगा, वो कंप्लेंट करने के बाद उसको कंपनसेशन, अब इसमें क्या है, या तो उसको क्या मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, कंपनसेशन के अलावा इसमें स्टॉप द सेलिंग, उस चीज को बेचने के रोकने के जो है वो लगाए जा सकते हैं उसमें। जो कोर्ट में ये कह सकता है कि अब इसको आप नहीं करेंगे आगे, या इसको कह सकते हैं डिसकंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइन देने के लिए, इन सब चीजों पर कोर्ट जो होती हैं काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपको कंज्यूमर एक्ट को बहुत ढंग से समझना है, तो इसको समझने के लिए दो कैटेगरी करके हम इसको समझेंगे। दो कैटेगरी कैसे? कि एक तो है इंफॉर्मेशन देने का काम करने वाली, और एक है
आपके केसेस को देखने वाली। तो इसको एक तो बोलते हैं काउंसिल और एक बोलते हैं फोरम। काउंसिल का काम अवेयरनेस, रेगुलेशन, रिसर्च और एजुकेशन का होता है, जबकि फोरम का काम ग्रीवांस, रिड्रेसल, कॉम्पनसेशन और अदर एक्शंस पर होता है। ठीक है, तो दो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो कंज्यूमर फोरम है या कंज्यूमर काउंसिल है, ये दो स्ट्रक्चर में, मतलब कंज्यूमर का जो एक्ट है वो दो बॉडी से चलता है। कितने लोगों को ये आज तक ये बात पता थी या कितने लोगों को नहीं पता थी, बताइए आप लोग। सिर्फ सर फोरम के बारे में पता था सर, काउंसलिंग के बारे में पता नहीं था। डिफरेंस पता नहीं था सर। यस सर। चलो चलो ठीक है, जिन लोगों ने पिछले बार हमारी क्लास लेके पढ़ा हो या बुक से प्रॉपर पढ़ा हो उनको जरूर पता होगा। ठीक है, अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, फोरम पे करते हैं। ठीक है, जबकि काउंसिल भी पैरेलल उस पे काम करती है, तो उस पे बात करते हैं। अगर हम इनके हायरार्की की बात करें तो हायरार्की में सबसे पहले तो जो टॉप में होता है वो नेशनल होता है, फिर उधर स्टेट होता है और उधर डिस्ट्रिक्ट होता है। सेम इसी तरह जो काउंसिल होती है वो भी एक डीएम के हिसाब से और स्टेट मिनिस्टर के हिसाब से और सेंट्रल मिनिस्टर के हिसाब से चलती है। मतलब यहाँ जो है कस्टमर केयर, उसकी केयर करी जा रही है, यहाँ पर उसके ग्रीवांस देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन, इसको बोलते हैं स्टेट फोरम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, और यहाँ पर ये जो काउंसिल होती है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो काउंसिल है इसका थोड़ा सा हमें स्टडी ये करना पड़ेगा कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन इसका हेड होता है, तो उन सब के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद जो है और पॉइंटों पे बात करेंगे। तो आपकी जो स्क्रीन पर हम ये काउंसिल दिखा रहे हैं, देखिए काउंसिल के बारे में पहले बात कर रहे हैं हम लोग। तो काउंसिल का लेवल तो मैंने बेसिक बता दिया। अब यहाँ जो है देखिए कि जो काउंसिल होती है वो कैसे बनती है, वो उनकी मीटिंग क्या होती है, उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इससे रिलेटेड बात होगी। ठीक है, जब फोरम की बात होगी, ठीक है, तो इसमें आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों नाम देखे। तो पहला जो नेम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और सेकंड नेम है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यानी इसमें सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ये चीज कॉमन है। ठीक, तो इनकी फॉर्मेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया टॉप में बात आती है। टॉप में कौन है, टॉप में है सेंट्रल। तो सेंट्रल के जो फॉर्मेशन, काउंसिल का फॉर्मेशन है उसमें देखिए सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, चेयरमैन। ठीक है, और उसके अलावा क्या बोलता है, कुछ मेंबर्स होते हैं, सच नंबर ऑफ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये पूरा एक तरह से पॉलिटिकली एक्सपोज्ड या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट होती है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात अगर करूं, जज की बात करूं, तो वो उसमें भी काफी कुछ रोल होता है इनका। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो क्या प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं इसके, तो पहली बात तो इसमें क्या है
कि इनका मीटिंग का क्या है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि कम से कम 1 साल में इनकी एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, काम क्या है इसका, तो जो इसका काम है वही सबका काम है, बस उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है, जो प्रभावी क्षेत्र है, वर्क क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो क्या क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द काउंसिल, पहला क्या है, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसी चीजों का वो करना। अब आपने एक बात सुनी होगी कि जो मैगी का केस हुआ था, नेस्ले वाला, मैगी का जब केस हुआ था तो मैगी पर केस सरकार ने किया था। ठीक है, और सरकार में भी किसने किया था, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया था। उस समय रामविलास पासवान इसके ऑफिस मिनिस्टर इंचार्ज थे, यानी मिनिस्टर थे, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो इस पोर्टफोलियो पर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हैजार्डस एंड, जो लाइफ और प्रॉपर्टी को हैजार्डस हो उसके लिए। ठीक है, दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट, ये वर्ड ध्यान रखना बहुत, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी और प्योरिटी। क्वालिटी क्वांटिटी पता होगा, पोटेंसी का मतलब होता है कि कब तक ये काम करेगी। ठीक है, और प्योरिटी उसकी शुद्धता की बात। तो ये वाली जो चीजें हैं, इन 4 वर्ड के साथ स्टैंडर्ड, उस जो भी आइटम जो सेल या गुड्स सर्विस उसका स्टैंडर्ड, और प्राइस ऑफ गुड्स, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल फॉर एक्सेस टू ए वेराइटी ऑफ गुड्स, यानी एक्सेस भी हो सबकी, यानी वो कहीं काला बाजारी, यानी कि एक तरह से स्टॉक ना किया हो किसी चीज का, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ इसने। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिले लोगों को, वो तभी मिलेगा जब कोई भी प्राइस जो है ना, यहाँ पे देखो, फॉर एक्सेस टू द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव, यानी वहां तक पहुंचाना उनको, सब तक सबकी पहुंच हो वहां पर। ठीक है, अगला है राइट टू बी हर्ड, लोगों को सुना जाए, टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन इन अप्रोप्रिएट फोरम, यानी जो भी लोगों का, जो कंज्यूमर्स हैं, जो जो उसका यूज कर रहे हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट को ड्यू कंसिडरेशन से अप्रोप्रिएट फोरम पे सुना जाए, इस बात की भी बात चिंता करती है। द राइट टू सीक रिड्रेसल, अब सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि उसकी उसका सॉल्यूशन होना, चाहना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो अनैतिक व्यापार चीजें हैं वो, और जिनको मना किया गया है वो, अनस्क्रिप्चुअस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब कुछ ऐसा अनवांटेड, कुछ आप कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करें। मैं बता रहा हूँ आजकल हम फेस कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा, अगर आप आईटी का सामान लेने जाएं, कुछ माउस लेने जाएं, वीडियो कैमरा लेने जाएं, कीबोर्ड लेने जाएं, तो जब आप ये चीजें ले जाते हैं, तो आजकल ये चीजें कई दुकानदार जो हैं इसमें एमआरपी से भी ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से है कि स्टॉकिंग हो रही है उसकी, और पता है कि बाहर से आने में समय लगता है। अगला क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और कंज्यूमर को एजुकेट करना। ठीक है, अब देखिए, ये हमने अभी जो देखा वो कौन सा, सेंट्रल देखा, इसी सेंट्रल की तर्ज पे स्टेट, और स्टेट के ही तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो यह बोलता है कि इसके सेक्शन 7 में ऐसा बोला गया हुआ है क्या, कि स्टेट गवर्नमेंट का जो चेयरमैन होगा वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द स्टेट होगा, यानी हर स्टेट में भी एक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वो उसके इंचार्ज हो गए, चेयरमैन बोला उनको। फिर वो कुछ नंबर के ऑफिशियल नॉन मेंबर को लगा सकते हैं। फिर बोला सच मेंबर और अदर ऑफिशियल नॉन ऑफ मेंबर आर नॉट एक्सीडिंग 10, यानी ये लेस देन और इक्वल टू कितने हो सकते हैं, 10। जबकि सेंट्रल वाले में कोई रोक नहीं थी, सेंट्रल वाले कितने भी मेंबर बना सकता है। ठीक है, और उसको एक मीटिंग था, यहाँ पर 2 मीटिंग पर ईयर है। इसी तरह अब बात करते हैं
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो इसमें भी बोला हुआ, देखो सेक्शन 8(2) में सब फॉर्म करने को बोला, तो इसमें कौन हो गया? कलेक्टर, डीएम बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टेट के नीचे तो कोई मिनिस्ट्री होती नहीं है, तो वहां डीएम को दिया हुआ है, उसको क्या बना दिया यहाँ पे? चेयरमैन। और वो कुछ ऐसे लोगों को अपना प्रेस्क्राइब करके रख सकता है, और इनकी भी मीटिंग 2 है। तो अगर हम इस तरह से बात करें, जो हमने अभी चार्ट बनाया था वहां पर बात करें, तो यहाँ पर देखिए कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर है, जो यहाँ पर है आपका सेंट्रल मिनिस्टर इंचार्ज है, प्लस मेंबर है। और यहाँ की बात करें, स्टेट मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर? कंज्यूमर अफेयर वाला है, कंज्यूमर अफेयर वाला, और प्लस लेस देन और इक्वल टू 10 मेंबर है। यहां पर कौन है? डीएम है, प्लस मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, अब देखिए यहां पर 1 मीटिंग का है, यहां पर 2 मीटिंग का है, और यहां पर भी 2 मीटिंग का है। ठीक है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, और पर्पज भी आपको पता लग गए। पर्पजों में जो नेम हमने बोले थे कौन कौन से थे? क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, पोटेंसी, स्टैंडर्ड्स, और एक और था प्योरिटी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं आपको, और उन पॉइंट्स के लिए ये काम करती है काउंसिल। इसका नाम सेंट्रल स्टेट, इसका नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सीसीपीसी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, ये हुआ हमारा केवल ये जो 10 मेंबर्स आप बताए, ये नॉन ऑफिशियल का था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेंबर हो गया टोटल मिलाकर, वो टोटल मिलाकर के 10 होंगे? किसका बोले? सेंट्रल वाले का? जी हाँ सर। क्या बोले? सेंटर में तो है ही नहीं है सेंट्रल में वो नॉन ऑफिशियल जो स्टेट में 10 नंबर ऑफ नहीं, क्या मेंबर, बोले? मेरे फिर से बोलिएगा जरा एक बार। सेंट्रल जो जुडिशियल है उसमें कह रहा हूँ सर। उसमें क्या, एक तो मिनिस्टर है और मेंबर्स और है। उसके बाद मेंबर्स वो 10 होंगे, बाकी जो मेंबर्स नहीं, वो बचे नहीं, 10 मेंबर के लिए तो यहाँ बोला हुआ है इसमें स्टेट वाले में सर। स्लाइड नहीं दिख रही है सर। यस सर भाई, सर एक बार और है? फिर इसको एक्सप्लेन करिए ना सर। हाँ अच्छा, चलो हाँ, तो सुनिए जरा इसमें कि इसमें जो है 3 जो कैटेगरी है हमारी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल की, स्टेट की, और डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें क्या होगा? जो सेंट्रल मिनिस्टर होगा वो तो चेयरमैन होगा, प्लस मेंबर होंगे। इसमें स्टेट वाले में स्टेट मिनिस्टर होगा, और मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे रामविलास पासवान थे, स्टेट में आपके अलग अलग होंगे, प्लस मेंबर होंगे, लेकिन वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस मेंबर होंगे। ठीक है, और ये जो सेंट्रल वाला है, इनको एक मीटिंग 1 साल में जरूरी करनी है, 1 ईयर में। इनको 2 मीटिंग करनी है, और इनको भी 2 मीटिंग करनी है। ठीक है, इसका काम जितने हमने वर्ड्स बोले हुए हैं कौन कौन से हैं, रिवाइज करिए, बोलिए, एक कोई बोलिए। क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, एक 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 क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, क्वांटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी और स्टैंडर्ड, प्राइस, और स्टैंडर्ड। प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी भी हो गया। तो ये जो है 6 पॉइंट्स पे वो काम करती है, और उनके ऑब्जेक्ट्स भी पता लग गए। ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड भी है हमारा ना सर इसमें? प्रोटेक्शन काउंसिल का रोल खत्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर जो फोरम्स है हमारी। ठीक है, फोरम्स का थ्योरेटिकल पार्ट पहले देख लेते हैं, फिर उसको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सर इसमें मेंबर भी तो होते होंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले में, कितने कितने होते हाँ हैं? ऐसा होते हैं कुछ ना, थोड़ी है। ये देखिए स्क्रीन में देखिए, स्टेट वाले में बोला हुआ है
such number of official and non-official members representing such interest as may be prescribed by the state government, जितने भी चाहे वो कर सकती है। फिर यहाँ सेकंड पॉइंट एक और बोला हुआ है, such members of other than official and non-official member not exceeding 10 as may be nominated by, ये अच्छा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें लगभग 10 लोगों को नॉमिनेट और कर सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट जो है थोड़ा सा और एलोबरेट हो गया यहाँ पे। ये जो 10 है ये सेंट्रल के आएंगे, सेंट्रल कैन नॉमिनेट, सेंट्रल में नॉमिनेट, ठीक है। और बाकी तो है चेयरमैन प्लस मेंबर्स, चेयरमैन प्लस मेंबर, चेयरमैन प्लस मेंबर। केवल स्टेट वाले में ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है। मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं ना? मेंबर की लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फोरम्स की। चलो कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, तो एजेंसीज में बात करेंगे तो ये जो हमारा फोरम है इसको हम एजेंसीज के नाम से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 एजेंसीज हमारी इसमें होती हैं, इनका नाम रिड्रेसल एजेंसीज रखा हुआ है, ठीक है। अब रिड्रेसल एजेंसीज में पहला स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लेंगे तो सबसे बिग कौन सा हो गया, नेशनल कमीशन। वहां सेंट्रल वर्ड था, यहाँ पे नेशनल है। स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बोला हुआ है इसने, द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट। अगर बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहां पर 2-2 बेंचेस भी लगा, बेंच मतलब कोर्ट के हिसाब भाषा में बेंच बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जहां चाहे और सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे अपना बना सकती है, ठीक है। अच्छा अब कंपोजिशन ऑफ, सबसे पहले इसमें हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात हो रही है तो ये सेक्शन 10 में बताएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट जज, अब बोला सेल बी और हैज बीन क्वालिफाइड, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफाइड वाला हो या पहले से क्वालिफाई हो चुका हो, और सेल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो वो उसी को आप क्या बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम का चेयरमैन बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट जज ये जो बता रहे हैं इसको डीएम ही निर्धारित करता है कि कौन नहीं बनेगा नहीं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट नहीं, में? बिल्कुल नहीं। अभी वो बताएंगे कौन इसका अपॉइंट, एक्चुअली जुडिशियरी अपॉइंटमेंट है ना ये, तो जुडिशियरी अपॉइंटमेंट में क्या होगा अलग चलेगा। तो इसमें क्या है, तो पहला तो हो गया, एक तो हो गया आपका चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन के नीचे उसने बोला 2 अदर मेंबर, तो इनके साथ में 2 अदर मेंबर, 1 ऑफ जिसमें से एक क्या होगी, फीमेल होगी, एक क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ, अच्छा जो मेंबर होंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहली बात है 35। आपने पता होगा कि 35 एक ऐसी एज है, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 एज चाहिए, ठीक है। और कम से कम बैचलर होना चाहिए, और उसकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, यानी कभी कुछ इस तरह की कोई घटना या उसकी चर्चा अखबार वगैरह में नहीं आई हो, डिफेम नहीं हुआ हो, और उसको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए कम से कम कितने साल का, 10 ईयर का, इन एरियाज में। किन एरियाज में, इकोनॉमिक, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री और पब्लिक अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो अधिकतर ये पॉलिटिकली जो सपोर्टेड ग्रुप होते हैं उन्हीं को बनाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाले 2 मेंबर बनाए ना, ये जो पार्टी सरकार में चल रही होती है वही अपने बंदे बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम के अपॉइंटमेंट की बात आ रही है, मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग, बनाती स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन सिलेक्शन कमिटी की रिकमेंडेशन। अब सिलेक्शन कमिटी की रिकमेंडेशन में कौन है, पहली बात तो जो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट है वो, सबसे पहले कौन है, जो स्टेट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो स्टेट कमीशन का, यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए आपको ऊपर वाले का जो प्रेसिडेंट है वो, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमीशन, वो चेयरमैन कहलाएगा। दूसरा, आपके स्टेट में लॉ डिपार्टमेंट होता है, आपके स्टेट में क्या होता है, लॉ डिपार्टमेंट होता है। Who shall be the member of selection committee, वो मेंबर हो गया। फिर सेक्रेटरी इंचार्ज
डिपार्टमेंट ऑफ डीलिंग कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट। तो सेक्रेटरी जो होता है वो एक तो लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और कंज्यूमर अफेयर्स का सेक्रेटरी। हु शैल बी, तो कौन कौन हुआ? तो पहली बात तो प्रेसिडेंट हो गया। ये किसकी बात हो रही है? उस कमेटी की बात हो रही है जो लोग इनको अपॉइंट करेंगे, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन। फॉर एनी रीजन प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन इज एब्सेंट, अगर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट में रेफर द मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट नहीं है, इस पोस्ट पे नहीं है, तो वो ट्रांसफर हो जाती है पावर किसमें? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको एक्ट करता है। ठीक है, और इनका टेन्योर 5 ईयर का और 65 ईयर तक की एज होती है। 5 ईयर तक का और 65 तक की इनकी एज होती है। 5 ईयर तक का और 65 ईयर तक की एज, और इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जा सके। ठीक है, और उसमें क्या है, मे बी रीअपॉइंटेड, मतलब यानी रिकरिंग चलता है, उसको दोबारा से आप वो कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी और ऑनरेरियम जो है, जो भी पेमेंट अलाउंसेस होंगे, वो सारी चीजें जैसे एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सैलरी वगैरह रखेगी तो वो। ठीक है, जूरिसडिक्शन की बात करें तो अभी इस अमाउंट पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये बदल गया है। अपनी बुक में आप लोग ऐसे क्रॉस मार लीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या जूरिसडिक्शन है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी उसके पास कंप्लेंट आएंगी उन पर, तो कंप्लेंट हैज टू बी इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जूरी। कौन, आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? सुनिएगा जरा। द अपोजिट पार्टी एक्चुअली एंड वॉलेटली रिजाइड्स और कैरीज ऑन द बिजनेस और हैज ए ब्रांच ऑफिस और पर्सनली वर्क ऑन गेट। यानी अगर आपको हमसे शिकायत है तो आप देहरादून में आके शिकायत हमसे कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, आप किसी अदर स्टेट या किसी सेंट्रल जगह से नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें क्या बोला हुआ, या तो हम वहां पे एक्चुअली और वॉलंटरली रह रहे हों, या अपना बिजनेस चला रहे हों, या हमारी वहां कोई ब्रांच, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस हो। अब मान लिया केरल से कोई अमृतसर गया और अमृतसर से कुछ कपड़े खरीद लाया, उससे शिकायत हुई और केरल पहुंच के उसने जो है केस लगा दिया, तो वो जो बेचारा कपड़े बेच रहा था वो केरल तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो पहले बात ये, द काज ऑफ एक्शन होली और पार्टी इन द अराइजेस, और जहां ये जो कॉज ऑफ एक्शन होता है ना, जहां पे घटना घटी है, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, तो वहां पर भी वो कर सकता है। तो 2 पॉइंट्स पे वो अपने ज्यूरिसडिक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एनीवन अपोजिट पार्टी रिजाइड्स प्रोवाइडेड डिस्ट्रिक्ट फोरम गिव्स परमिशन ऑफ पार्टी नॉट रिजाइडिंग एक्वेसिस इन सच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम पर भी कुछ पावर होती है कि वो देख करके कि हाँ भाई ये ऐसी कंडीशन है, इसको यहाँ करना है। जैसे पुलिस में 0 FIR भी होती है तो वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात आई कि फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या बोला गया है, कंप्लेंट किस चीज को कंप्लेंट बोला गया, तो सेक्शन 12 में बोला हुआ है क्या क्या चीज है। कंप्लेंट इन रिलेशन, कोई सामान आपने बेचा या डिलीवर किया, या बेचने वाले हो और डिलीवर करने वाले हो, ऐसे ही गुड्स के साथ, ऐसे ही सर्विस के साथ। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है इसमें। और आगे देखते हैं एडमिशन ऑफ कंप्लेंट, तो क्या प्रोसीजर है। तो क्या होता है, आमतौर पर जो सेक्शन 13 में आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनी एप्लीकेशन दी है, तो उसको क्या होता है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द अपोजिट। यानी जब कोर्ट समझ लेगा कि हाँ ये एप्लीकेशन मुझे लेनी है, तो उसके 21 दिन के अंदर अपोजिट पार्टी को देगा और कहेगा भैया अपनी बात कहो। तो अपोजिट पार्टी क्या होती है, उसको 30 डे में और एक्सटेंडेड पीरियड नॉट मोर देन 15 डेज। अब क्या है मतलब कि 21 डेज में तो आप कोर्ट ने नोटिस भेजा, अब नोटिस जिसके पास मिलेगा उसको नोटिस के 30 या 45 डेज, वो बोला ना 15 दिन और दे देंगे, उसको जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं देता है
तो कोर्ट अपनी प्रोसीजर शुरू कर देगा। ठीक है, अपोजिट पार्टी या तो डिनाई कर सकती है डिस्प्यूट को, या कह सकती है कि ये सब नहीं है, गड़बड़ है सब। ठीक है, तो उसमें फिर वो डिस्प्यूट चलेगा। Where the complaint alleges a defect of the goods that cannot be determined without proper analysis test। अब यहाँ तो नॉर्मल केस में बोला, कई बार क्या होता है, उसने कहा साहब मैं ये मोबाइल खरीद के ले गया था और ये सही नहीं चल रहा है, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम के लोग हैं वो जरूरी नहीं इसको चेक है, तो वहां पे वो किसी टेक्निकल उसमें सैंपल भेजेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्ट आएगी तो थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो सकता है। तो रिपोर्ट ऑफ द लेबोरेटरी इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड विद इन 45 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड इफ एज अलाउड डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो वहां पर क्या बोला, जो एनालिसिस के लिए एक 45 डेज का एडिशनल टाइम मिलता है, किस बात का, जब तक रिपोर्ट आएगी। द सैंपल्स टू बी सेंट लेबोरेटरी हैज बी सील्ड ऑथेंटिकेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या है कि अगर सैंपल भेजेंगे आप तो सैंपल को आपको प्रॉपरली वो करना पड़ेगा। भूपेंद्र जी और कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो 21 डेज का था, एक रिपीट कर रहे हैं सर। 21 डेज मैं बताता हूँ 20। आपने जब एप्लीकेशन दी ना कंज्यूमर फोरम को, तो उसे भी 21 दिन चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं चिट्ठी पहुंचते ही जैसी आप दोगे उसी दिन कह रहे लो जी नोटिस भेजो। तो कंज्यूमर फोरम भी देखता है, उसके पास भी कुछ समय दिया गया है, भाई आप देखने के लिए समय रख लो। कितना समय? 21 दिन के अंदर अंदर वो उसको नोटिस भेजेगा सामने वाली पार्टी को, चाहे वो कल भेज दे। अब सामने वाली पार्टी के पास नोटिस जाएगा, उसके पास 30 दिन है कि 30 दिन में उसे जवाब देना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट करता है तो 45 दिन भी दिया जा सकता है उसको। ठीक है, सर मैं ये कह रहा था कि कोई कस्टमर सर डिस्प्यूटेड अमाउंट 20 लाख। नहीं 20 लाख तो काट दो आप। 1 करोड़ हो गया सर अब। हाँ मैं अभी शेयर करूंगा, तीनों पॉइंट को एक साथ शेयर करूंगा। अभी मैं कोई करोड़ और नहीं बोल रहा। ठीक है बस सर, जो अमाउंट है कोई ये कस्टमर नहीं है, बढ़ गया बहुत। ठीक है, वो एक साथ देखेंगे हम, एक्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ सर कुछ और कोई पूछ रहे थे? कोई कस्टमर जो है सामान लेने या सर्विस लेने की कितने दिन तक वो कंप्लेंट कर सकता है? मतलब ऐसा कोई है कि चलिए, 1 महीने हाँ बिल्कुल है, कर बिल्कुल सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल 2 है। साल तक। हाँ बिल्कुल 2 साल तक है। और उस 2 साल में भी ये है कि अगर आप ये प्रूफ कर दो कि इन 2 सालों में इसलिए नहीं आ पाया मैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि मैं कोरोना की वजह से विदेश में रह गया था, क्योंकि ऐसा था, क्योंकि मेरे सर्विस से छुट्टी नहीं मिली, ऐसा हुआ, कुछ ऐसे रीजन दे दो तो उससे भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन 2 साल का एक पीरियड रखा गया है कि आप अपने शिकायत को 2 साल के अंदर कर दें। ठीक है, तो केस करने जी के सर। लिए आपको अपने वो डिपॉजिट फीस करनी पड़ेगी जो भी उसने बोली हुई है। ठीक है, और इसके बाद सब कुछ करने के बाद कोर्ट उस पे काम शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इफ द कंप्लेंट रिलेटेड टू सर्विस or about a good which procedure given above cannot be followed, the district forum shall refer a copy to complaint to opposite party to give the version case. The opposite party is required to give the version in the 30 days है, वो ये तो पहले बोला हुआ। On the basis of the evidence brought to its notice by the complaint opposite party ex parte। तो ex parte वर्ड है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है कि अगर नोटिस देने के बाद भी वो सामने वाली पार्टी नहीं आती है, अपियर नहीं होती है, तो एक पार्टी की बात सुन के ही वो कर जाता है। इसमें 3 वो करे जाते हैं नोटिस। ठीक है, इफ द कंप्लेनेंट फेल्स टू अपियर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, तो उसमें क्या होता है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला होता है वो उसमें डिसाइड कर सकता है और नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब कि जो ध्यान की हाँ जो बातें कही जा रही है वो। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने पुरानी क्लासेस ले रखी कोई बता सकता है कि ये पॉइंट मैंने कहाँ और चर्चा में किया था? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये जो सिविल प्रोसीजर कोड वाला जो पॉइंट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सेबी को बताया था। सेबी जब पढ़ाया था, सेबी को पावर है, सेबी को किसी को सम्मन करने की पावर है ना, तो वो सारी पावर यहाँ देखिए वही रिपीट हो रही है। तो जब भी किसी कोर्ट को ये वाली पावर मिलती है तो जो इस कोर्ट के जज को जो पावर होती है वही पावर है। क्या है? सम्मन करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस, डिस्कवरी करना, किसी कागज को मांग लेना।
कोई एविडेंस एफिडेविट में मांग लेना, और रिक्वेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ द एनालिसिस टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट मांग लेना, इशूइंग एनी कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस, ठीक है, एनी अदर मैटर दैट मे बी। तो मतलब एक पावर है, स्पेशल पावर, जैसी पावर एक सिविल कोर्ट को होती है तो ये जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के उनको भी यही पावर लगभग होती है, ठीक है। और एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है within the meaning of section 193 of 19228 of IPC Indian Penal Code, and district forum shall be deemed to civil court for the purpose of 195 chapter 6 of the code of। तो एक ये एक्ट हो गया, एक IPC हो गया, और एक आपका सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है, क्या क्या चीजें कर सकती है। सेक्शन 13 में जब उनको सुनने को बोला गया है तो वो क्या कर सकती है, जो ऑर्डर करेगी, इशू एन ऑर्डर, क्या कर सकती है, कहते भाई डिफेक्ट को रिमूव कर दो, गुड को रिप्लेस कर दो, या दूसरी ऐसी सामान दे दो, या कंप्लेंट को बोलते हैं उसका पैसा वापस कर दो, ठीक है। पे सच अमाउंट एज मे बी अवार्डेड बाय द कंपनसेशन, कुछ उसको नुकसान हो गया उसकी वजह से, जैसे आपने मशीन ली और मशीन नहीं चली और आपकी फसल कट नहीं पाई, तो फसल है, ठीक है, उसकी वजह से कोई आपको चोट लग गई, ठीक है। उसके अलावा रिमूव डिफेक्ट्स इन गुड्स और डिफिशियंसीज इन सर्विस इन क्वेश्चन, कोई ऐसी भी चीज जो नजर आ रही है उसको रिमूव करना, ठीक है। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर ली, आपने 2 रुपए की चीज जो है 500 रुपए में बेच दी, गवर्नमेंट ने उसमें प्राइस टैग लगा रखा था, ऐसा कुछ, कोई जहरीली चीज आपने बेची नुकसान देने वाली, ठीक है, और उसको बोल सकती है रिफ्रेन करना कि भाई आगे से वो आप नहीं बेचोगे, और दूसरा क्या, विड्रॉ करना, वो जितना सामान आपने मार्केट में बेच दिया था वापस लो। जैसे आपने सुना होगा कि गाड़ी जब सेल करते हैं तो उसमें किसी में ब्रेक में कमी आ गई तो वो कंपनी सारी गाड़ियां वापस मंगा के सही करती है, ठीक है। सीज मैन्युफैक्चरिंग, आगे से ऐसी चीजों को बनाने को रोकने को वो आदेश कर सकती है, और कुछ पैसा देने को वो कर सकती है। लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स सोल्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड एट मे बी डिटरमाइंड, विच शैल नॉट बी लेस देन 5%। तो आपने मान लिया 100 रुपए कोई चीज ले ली, तो उसका 5 रुपए या उससे ज्यादा कोर्ट कह सकती है इनको वापस करो, क्योंकि ये सामान जो ले गए थे इसमें इसको रिपेयर इनको कराना पड़ा, ऐसा खर्चा हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, मान लिया कि ऐसे दिया हुआ है कि आप इसे लगाइए और 5 दिन में गोरा हो जाइए, तो वो कहें अगले बार से आप इसको हटाइए, एडवर्टीजमेंट को चेंज करने को बोलते, ठीक है। प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, कुछ और भी देना है इस पर, ठीक है। अब इसमें बोला एवरी प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का वो होगा, और कम से कम एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए। तो हमने 3 मेंबर बनाए थे, 3 लोग, तो ये तो होना ही होना चाहिए, इसके साथ में या ये कोई एक होना चाहिए, ठीक। इसको बोलते हैं कोरम, क्या बोलते हैं, कोरम पूरा होना, ठीक है। अब आप सुनिए कि मान लिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपको क्या दे दिया, एक अवार्ड दे दिया, तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं, तो स्टेट कमीशन जाएंगे, जो स्ट्रक्चर है, और कितने दिनों के अंदर जाएंगे, 30 दिनों के अंदर जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो जो आपको पेनल्टी मिली है, तो उसने कहा है, यहाँ देखो, द अपील कैन नॉट बी फाइल विदाउट पेमेंट ऑफ 50% ऑफ द। अब मान लिया कि उन्होंने आपको 80,000 का जुर्माना लगा दिया, तो इसका 50% कितना होता है, 40,000 होता है, तो 40,000 तो आपको देना पड़ेगा, या 25,000। तो अगर 25,000 से ज्यादा का है मामला, मतलब उसका जो 50% है 25 से ज्यादा का बनता है, तो आपको सिर्फ 25 देना है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 50,000 तक की जो पेनल्टी है उसके लिए आपको 50% यानी 25 देना है, और उससे जितने भी ऊपर की है उसमें 25 ही चलेगा, उसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट की। तो देखिए स्टेट में जो कोर्ट होता है उसका हाई कोर्ट होता है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट जज की जगह क्या आ गया, यहाँ पे हाई कोर्ट आ गया, और उसमें भी क्या है, 2 अदर मेंबर्स हो गए, ठीक है, और जिसमें एक क्या है, वुमेन है। 35 होना, बैचलर होना, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना, इन एरियाज में होना, ये बिल्कुल कॉमन चीज है। यानी स्टेट कमीशन
और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सा है। अब इसमें देखते हैं हम जरा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट की जगह आ जाएगा जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं बोले, हाई कोर्ट के जज, ठीक है। और यहाँ पर अगेन वही कि एक ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक ये प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक वुमेन होनी चाहिए और इनका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 10 और मोर ईयर का। कई एरियाज हैं, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, सोसाइटी है, इसमें होना चाहिए, उनको वो ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात बिल्कुल। और जैसे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए स्टेट वाले का मेंबरशिप इंचार्ज होता है, ऐसे इसको अपॉइंट करने के लिए नेशनल वाले का इंचार्ज होगा, जो प्रेसिडेंट है इसका वो इसका इंचार्ज होगा, ठीक है। चलो और देखते। अच्छा, अब बात आई अपॉइंटमेंट की बात। तो अपॉइंटमेंट की वही है, जो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा वो हमारे चेयरमैन होगा सिलेक्शन कमेटी का। उसके बाद सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग कंज्यूमर स्टेट, हु शैल बी द मेंबर ऑफ द। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वही बात आ गई। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन जो है नहीं है तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसमें वो रहेगा, ठीक है। और इसमें वही बात है 5 ईयर है और 67। तो 67 जो वहां पर हमारा था वहां पे 65, इस केस में क्या हो गया 67 हो गया। तो यह 65 था, यहाँ पे 67 हो गया और यहाँ पे 5 ईयर हो जाएगा। और रीअपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट अवेलेबल है, एक बार टर्म पूरा हो जाए दूसरी बार, लेकिन उसके साथ साथ 67 ईयर या आपके 65 ईयर कंप्लीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो, अमाउंट की बात अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे कितने का होता है, और बाकी जो प्रोसीजर है वो सब कुछ कॉमन सा है, केवल अपील वाले पे आ जाते हैं हम सीधे। अपील वाले में तो एक बात तो है, डेज वाली की बात तो बोला कि आपकी अपील कहाँ होगी, नेशनल कमीशन में होगी, 30 डेज के अंदर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड 50% पेमेंट करना पड़ेगा या 35,000, वहां पे 25 था, यहाँ पे कितना 35,000 या 50,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। An appeal filed before the state commission or the national commission has to be heard as expeditiously possible. There has to be a time, तो 90 डे में इनको सॉल्व करनी है। जो उससे पहले वाली कितने दिन में सॉल्व करनी थी, जो हमारे को इसमें मिलती थी, कोई आंसर करेगा? 21 days. नहीं, 21 डेज में तो उस एप्लीकेशन पे एक्शन लेना शुरू करना है। अच्छा, लेकिन 45, 30 plus 15, 30 plus 15, नहीं, 45। 30 और 15 तो दिया गया है अपोजिट पार्टी को टाइम। सर 90 डेज या 90 है या 180, एक मिनट में देख लूं जरा कहीं पे। 90 है सर, 90 डेज में उनको वो करना है डिस्पोजल ना। फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम है यहाँ कहीं, देखो ध्यान से लिखा होगा, इसमें 180 डेज होगा, क्योंकि 90 डेज में तो वो लोग कर पा रहे हैं जिनके पास सारा पका पकाया चीज आ रहा है ना। नेशनल और स्टेट के लिए उन्होंने बोला 90 डे में करना, क्योंकि उसमें सब बहस वहस हो चुकी है। जिन्होंने जेआईबी पास कर लिया वो बताओ ना आंसर। पेज नंबर 321-20 में है कहीं पे, लेकिन वो किसी को पता लगा तो बताओ आंसर। सर अपील की बात कर रहे हैं ना अपन, तो नहीं, ये अपील में की नहीं दिया कर तो रहा। है। अपील तो 30 दिन का है, मुझे पता है, अपील की बात नहीं कर रहा। डिस्पोजल जब आपने कहीं शिकायत करी ना डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो कितने दिन तो के वो अंदर कितने दिन में आपका फाइनल disposal डिसीजन दे देंगे? डिस्पोजल के बाद 5 मंथ दे रहा है सर, कितना? 5 मंथ। कहाँ पे लिखा हुआ है? 323 पेज नंबर पर सर, 4th पॉइंट। 323 पेज नंबर पे कौन सा नंबर पॉइंट? 4th लाइन।
फोर्थ पॉइंट पे 4 लाइन। अच्छा ये दिया हुआ है, देखो, हाँ गुड, ये लिखा हुआ है goods under reference to be analyzed, tested, complaints should be decided within 5 months. Every complaint has to be heard expeditiously as possible. There has been attempt to that the complaint has decided within 3 months from the date. ये देखो, नहीं वो कुछ और था, ये देखो, यहाँ देखो जरा, as expeditiously as possible as, and there has to be attempt that the complaint is decided within 3 months from the date of the receipt of the notice by the opposite party. अब इसमें ये बात सुनो जरा, पहली बात तो 21 डे तक तो आपका एप्लीकेशन पहुंचा, फिर उसके बाद क्या इशू होगा, नोटिस। अपोजिट पार्टी को नोटिस में आपको कितना समय लग सकता है वापस आने में नोटिस के? 30 या 45 30 या 45 मिल सकता है। इसके बाद क्योंकि वो उसका भी आपने बात सुन ली ना, तब आपको 3 मंथ। अच्छा अब आगे क्या लिखा है इसमें, इफ द गुड्स अंडर रेफरेंस टू द कंप्लेंट आर रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज और ऐसे। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये जो आंसर है 5 मंथ को एक्सप्लेन करता हूँ। अब कई ऐसे आइटम होते हैं जैसे टेक्निकली आइटम है और उसमें आपको टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग अगर करानी है तब ये 5 मंथ है। क्लियर हो गई बात आपको? तो नॉर्मल केस में इन सब के बाद 3 मंथ है, लेकिन कोई टेस्टिंग वाली चीज है, क्योंकि आपने देखा था टेस्टिंग वाली के लिए 45 दिन अलग से मिल रहे थे ना, तो उस कंडीशन में 5 मंथ है तो 3। अभी आंसर क्लियर हो गया सबको? यस सर। यानी 5 महीने में रिजल्ट देना है? नहीं, 3 महीने में देना है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसके लिए जज को कुछ जानना पड़े, व्हाट्सएप वालों से पूछना पड़े कि भैया व्हाट्सएप मैसेज कैसे होता है, उसकी प्रोसीजर पूछनी पड़े, उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेशनल कमीशन पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए जब, एनी पर्सन एग्री विद द ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन इन एक्सरसाइज द पावर अंडर द 21 एक्ट मे प्रीफर एन अपील टू द। कोई जब आपका पहले क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो अपील कहाँ ले गया, स्टेट कमीशन में ले गया, स्टेट कमीशन से कहाँ ले गया अपील, वो नेशनल कमीशन में ले लिया। अगर नेशनल कमीशन से भी नहीं है तो कहाँ जाएगा वो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और ये ध्यान रखना ये भी 30 दिन है, तो यहाँ पर भी 30 डे मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर भी 30 डे मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 30 डे मिल रहे हैं। आप इन अपील्स को आगे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, जब आप पहले स्टेप में जा रहे हैं तो कितना पेमेंट कर रहे हैं, बोलिए, जब पहले स्टेप में जा रहे हैं तो कितना पेमेंट कर रहे हैं? 50% और 25,000 which were यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं आप 25 और 50%, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 35,000 35 और 50%। अगर 50% नेशनल से भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 50,000 और 50%। ठीक है, 50%। तो ये अपील का अमाउंट है। और सारे स्टेप में कितने डेज मिले आपको? 30 डेज की अपील का मिला। ठीक है, सब में 30 डेज का अपील का मिल रहा है। सर 30 डे ये अमाउंट वो डीआरटी वाला सिम है ना? नहीं नहीं, वो एक डीआरटी वाला तो नहीं है। डीआरटी वाले में तो हर कंडीशन में 50% है, उसमें विच एवर इज लेस वाला नहीं है। इसमें तो क्या है कि अगर आपका 5 करोड़ का जुर्माना है तो 5 करोड़ का 50% नहीं देना है आपको, 50,000 ही देना है अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो अपील का टाइम हो गया। उसमें भी कुछ 35 वाला है? हाँ उसमें नहीं नहीं ये नहीं, था, नहीं है ना। नहीं सर, उसमें ये था कि वो डीआरटीए में जाएंगे ना तो वो 50% उसकी वो देनी पड़ेगी जो भी अमाउंट है ना। नहीं तो 35 तो नहीं है ना उसमें। ना उसमें अमाउंट नहीं, परसेंट नहीं है, अमाउंट नहीं है उसमें, अमाउंट परसेंट नहीं है है उसमें। ठीक, अच्छा अब और देखिए एक पॉइंट कि डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए जो हमने डिसीजन का समय दिया वो कितना दिया, 21 प्लस 30-45 प्लस 3 मंथ और प्लस, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर, यस सर। अच्छा, यहाँ पर इनको कितना समय दिया है? प्लस 5 मंथ। ये या तो ये वाला पॉइंट जाएगा
या ये वाला पॉइंट, इन दोनों में से एक, मतलब 3 के बाद 5 नहीं है, 3/5 है। एक्सेप्शनल है सर, वो स्पेशल अच्छा। केस में है सर। स्पेशल केस में जहाँ टेस्टिंग करानी है। जी। अच्छा, स्टेट से आप नेशनल जाएंगे तो कितना है? 30 दिन 90, सर। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे ये टाइमिंग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कोर्ट अपने हिसाब से फिर करेगा, ठीक है। इन दोनों के लिए 90 है, स्टेट और नेशनल वालों के लिए 90। क्लियर हो गया पॉइंट बिल्कुल? चलो और देखते हैं आगे इसमें पॉइंट। हाँ, अब बात आती है कंपोजिशन नेशनल कमीशन के कौन कौन होते हैं। तो सेक्शन 20 में इसका डिफाइन किया हुआ है। इसने बोला हुआ जो भी हाई कोर्ट की जगह किसके जज हों, सुप्रीम कोर्ट के। भाई नेशनल कमीशन इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कमीशन इक्वल टू हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और इसमें जो है उनकी 4 अदर मेंबर चाहिए। वहां कितने मेंबर चाहिए थे? 2 मेंबर से काम चल रहा था, यहाँ 4 अदर मेंबर चाहिए। और नॉट लेस देन बोला है तो उससे ज्यादा, एंड नॉट मोर देन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ होम शैल बी। तो एक तो उसमें क्या होना चाहिए, वुमेन भी होना चाहिए, 35 की एज, बैचलर डिग्री, और ये सारी चीजें वैसे चाहिए। However, not more than 50% of the members shall be amongst person having a judicial background। अब देखो ऐसा क्यों किया हुआ? देखो, एक तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। अब मेंबर्स इसमें कैसे हैं? एटलीस्ट कितने होंगे? 1 2 3 4 तो होंगे। अब मान लिया 6 रख लिया आपने, ठीक है। तो उसमें से नॉट मोर देन 50% मेंबर, जो आप ये पूरे बोला ना, और नॉट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स। तो अभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग जुडिशियल बैकग्राउंड के हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोग हो सकते हैं? 3 या उससे कम। तो इसमें बोला हुआ, ये बात कौन पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे, अपॉइंटमेंट के लिए क्या है? ये जो अपॉइंटमेंट होंगे इन मेंबरों के, तो उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। अब सिलेक्शन कमिटी में कौन है? एक तो क्या है, पर्सन है, जज है जो सुप्रीम कोर्ट में है या सीजेआई नॉमिनेट कर दे उसे। दूसरा, लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो काम कर रहे थे स्टेट वाले करते, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसी सेक्रेटरी जो है कंज्यूमर अफेयर्स का, वो 3 लोग होंगे, तो ठीक है। और इसमें जो है एज कितनी हो गई है? 70। 70, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, ये वाला ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो नेशनल कमीशन बोलता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नेशनल कमीशन में ट्रांसफर द एप्लीकेशन फॉर कंप्लेंट फ्रॉम किसी क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ 1 स्टेट टू ए डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ अनदर स्टेट। तो इनकी दखलंदाजी से ऐसा हो सकता है कि वो उनकी केसेस को कहीं पर वो करें। लिमिटेशन पीरियड की बात करी थी, तो 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, या नोटिस भी आता है इसमें। यानी खराब चीज थी, आपको पता ही लग रहा था, आप 3 साल से चला रहे थे और एकदम से वो उसका पहिया उखड़ के चला गया, तो इंजीनियर ने बताया ये तो शुरू से ही डिफेक्टेड है। तो ऐसी चीज है, ठीक है। फिर बात आती है इनके जो जजमेंट होते हैं, इनके इन्फोर्समेंट की बात आती है, ठीक है। क्या इन्फोर्समेंट की बात है? वो कैसे लागू होगा उसमें। अगर लागू नहीं करते हैं, अगर वो कोई नहीं मानता है, तो क्या है, shall be punishable with the imprisonment for not less than 1 month से लेकर के 3 साल तक का तो आपको कारावास जेल हो सकता है, और 2000 या अप टू 10,000 तक की क्या हो सकती है, किसी भी कंज्यूमर कोर्ट के केस को ना मानने का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का हो, या नेशनल कमीशन का हो, ठीक है। फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर एक्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन ऐसी पावर है जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हुए, उतना ही आपको इस पे वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब जो है हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा नया जो एक्ट आया है, नए एक्ट में क्या क्या चीजें जो है चेंजेस आए हैं, उन पे बात करते हैं।
जो 2 साल अथवा 10,000 या दोनों, दोनों। मतलब ये आप दोनों भी हो सकते हैं, बोथ लिखा हुआ है ना, और बोथ जज होता है, मतलब या तो ये करेगा या करेगा, या दोनों भी कहेगा नहीं आपको तो दोनों ही कर देते हैं, ठीक है। 2 साल नहीं 3 साल का है। 3 साल, 1 एक महीने month से to लेकर 3 years। 3 नहीं, 1 years। मंथ से 3 साल तक 3 का years, है। हाँ 3 years। हाँ, उसमें बीच में हाँ। कुछ भी हो सकता है, ठीक। 2000 to 10 term। अच्छा, अब एक चीज बताओ जरा, ये जो एक्ट आया है कब से लागू हुआ है? 1986। हाँ, पुराना तो 1986 से था, लेकिन अभी 15 हम बात अप्रैल कर रहे हैं किसकी? 1987। 19 कह रहा 19 सर आप। 2019। अगस्त जुलाई कुछ हो। चलो ये स्क्रीन 15 में दिख रहा है अप्रैल आपको? 1987 से हुआ है सर। नहीं, वो तो पुराना हो गया ना अब। नया फिर 30 जुलाई 2019 से। हाँ, एक मिनट में जरा, आ गया ना? जी सर ये हाँ, आ गया। 2019। तो हाँ, ये जो है देखो, गजट में वो हुआ इसका, ठीक है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव्ड द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कौन? 9th को, 9 अगस्त 2019 को ये प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। और इस दिन इसमें लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, तो क्या ये बात सच है क्या? नो सर। सभी जगह अब से क्योंकि देखो अब मैं जम्मू बताऊं, कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर वाला आ गया तो वहां पे अब सारे जितने भी इंडिया के लेजिस्लेशन है वो सारे वहां पे लागू होते हैं, ठीक है। यस जितने सर। भी जो कानून है वो सारे वहां लागू होते हैं। क्लियर है बात? ये अभी ये गलत हो गया सर, जम्मू एंड कश्मीर वाले ना। हाँ, मतलब अब तो कोई भी कानून बन रहा है ना, तो आप उसे यस यस। मतलब कोई बिना डाउट के सीधे बोल दीजिए कि वो सब जगह लागू होता है, ठीक है। वो कंट्री का पार्ट हो गया ना वो। सर ये गजट आपने कहाँ से मिला, कौन सी साइट पे जाके देखना पड़ेगा सर? सिंपल वो डाल दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020, और उसका वो ठीक। 19 सर। पीडीएफ डालना। नहीं, 19 का है, लेकिन ये लागू कब हुआ? ऐसा होता है, राष्ट्रपति जब परमिशन देता है तो उसी दिन से लागू नहीं होता है। कब से लागू हुआ बताओ? जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है लागू कब से हुआ? जैसे कई कई एक्ट आपने देखे होंगे, 34 में बना, 35 में लागू हुआ। ये तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति ने साइन कब दिए किए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही ना मेरी स्क्रीन तो ये दिखाई दे रही है मैन्युफैक्चरर, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अभी देखिए स्क्रीन क्या दिख रही है? 2020 इनेक्टेड। कौन सी तारीख? आर्गुमेंट इसमें लिखा हुआ सर जुलाई 20 जुलाई 2020। ध्यान रख लेना, 20 जुलाई 2020 से ये जो जितनी बातें हमने पढ़ी वो लागू हुई, लागू हो गई, यानी 20 जुलाई 2020 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। और क्या कहता है, प्लेसिंग द प्रीवियस इनएक्टमेंट 1986 को रिप्लेस कर दिया उसको 2019 में कर दिया, फिर 2020 से लागू हो गया। हाँ, 2020 से अब ये लागू हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? और इसमें जो है जिनकी शिकायत होती है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो वो होते हैं वो भी वो कर सकते हैं केस, नीचे वाले ना, लीगल हायर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब इसमें जो है लॉ कभी भी पढ़ना हो तो कोशिश क्या कीजिए कि एक बार पढ़ने के बाद ये जो इसका एक्ट होता है गजट वाला ना, इसे जरूर पढ़ा करिएगा। एक तो इसमें मिस्टेक नहीं होती है और उसमें सारा वो रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए इनके। एक ये चीज देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द ऑर्डर पास्ड अंडर इतने, इफ द सेंट्रल अथॉरिटी इज of the opinion that it is necessary to impose a penalty in respect of such false or misleading advertisement by a manufacturer or endorser, it may by order impose on manufacturer or endorser a penalty of which may extend to 10 lakh rupees.
अब ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसकी बात सुनिएगा, ये फोरम नहीं है। ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो हम उसको बोल रहे हैं काउंसिल, जिसका नाम बोले थे, उसकी बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड सेंट्रल अथॉरिटी में और एवरी सब्सिक्वेंट, अगर फिर वो ऐसा करता है तो वो 50 लाख तक की पेनल्टी लगा सकती है। ये सेंट्रल अथॉरिटी का है, ये उसका नहीं है, फोरम का नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा जो है कमीशन की बात शुरू हो रही है। ये है रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिड्रेसल कमीशन में सबसे पहले कौन आ गया? डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन आ गया, फिर उसके बाद स्टेट, और फिर उसके बाद नेशनल कमीशन। The district commission shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of goods and services paid as consideration does not exceed 1 crore। अब यहाँ पे इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था? कंपनसेशन के हिसाब से, कंपनसेशन, तो वो कहता साहब मुझे जो है 80 लाख का नुकसान हो गया, लॉस हो गया इस वजह से, तो अमाउंट की कंपनसेशन के हिसाब से केस डाले जाते थे। अब क्या है, देखना ध्यान से कि आपने खरीदा क्या है। अगर आपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कितना अप टू 1 करोड़ पेमेंट किया हुआ है, तो वो केस आप कहां ले जा सकते हैं? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत ध्यान से सुनिए जी सर। चलो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन यहां से कराता हूं, देखना। यहाँ पे जो था, डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज पावर्स टू डील विद केसेस अप टू कितने? 20 लाख। ठीक, तो ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट उस सेल्स ऑफ गुड्स का था या कंपनसेशन का था, वो दिखा देता हूं मैं जरा एक। देखो, अगर मैं नेशनल कमीशन को देख रहा था तो कहता इफ एनी क्लेम्स एक्सीड 1 करोड़ एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो 1 करोड़ से ज्यादा के क्लेम कि भैया मुझे नुकसान कितने का हो गया। और अभी वाले एक्ट में इस वर्ड को किस बात से चेंज कर दिया गया है? सर्विसेज बोलिए कितनी भाई। परचेज की आपने, उस कितना हाँ, अमाउंट आपने पैसा पेमेंट कितना किया था? गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, गुड्स जितना आपने पेमेंट किया है। अब खर्चा जो हुआ वो आप बताएंगे कि इससे मुझे इतने में से आधे का नुकसान हो गया, वो आप जो भी बताएंगे। तो ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट देखिए। अब तो सबसे पहले वाले को कितने करोड़ का दे दिया कि अगर आपने अप टू 1 करोड़ तक का वो किया हुआ है तो उतने तक के कंपनसेशन आपको वो किए जा सकते हैं। ठीक है, ये अब आ रहा है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कमीशन आ गया। ठीक है, स्टेट कमीशन में देखिए क्या पावर दी हुई है। बाकी चीज हमने पढ़ ली, लेकिन फिर भी एक सरसरी तौर पर देख ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो मेजर चेंज आए हैं तो उसको हम देख लेते हैं। मिला? ठीक है, मोर देन 1 करोड़ टू नॉट एक्सीड, तो नॉट एक्सीड का मतलब 10 करोड़ तक। एग्रीड है? यस सर। यस सर। ये रविंदर जी ने इसमें चैट में डाला हुआ, डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ और स्टेट कमीशन 1 करोड़ टू 10 करोड़। ठीक है, नेशनल कमीशन उससे ऊपर, तो नेशनल कमीशन तो उससे ऊपर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वहां पे लिखते हैं जितने भी है वो 10 करोड़ से ज्यादा के जितने भी है वो नेशनल कमीशन में से। हाँ, वो तो उससे ऊपर जितने भी ज्यादा हो जाएंगे वो हमारे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पीपीटी में लिख लेते हैं जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो पेन हम दूसरा यूज कर लेंगे हम लोग। बोलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अप टू 1 करोड़। ठीक है,
स्टेट में बोलिए। 1 crore to 10 More crore. than 1 crore up to 10 crore. 1 to 10 और इसमें मोर देन 10 करोड़। 10 और crore. ये हमेशा ध्यान रखना, कंपनसेशन की बात नहीं आई, अब यहाँ पे आई गुड्स एंड सर्विसेज Goods and कंसीडरेशन पेड। services क्या लिखेंगे वर्ड? purchase. वैल्यू ऑफ गुड्स कंसीडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर होगी बात? Yes sir. पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और Yes. बाकी सर चीजें इसका सर मॉडिफाइड है मेरे पेज बुक में, तो मैं इसका फोटो भेजूंगी सर। भेजना। वैसे तो हमने कवर कर लिए जो टेक्निकल पॉइंट पूछता है ना एग्जाम में, बस 2-3 बातें और तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना। जेआईबी वाले जी खासकर सर। से इस टॉपिक को पढ़ लेना, 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो ये है कि कंज्यूमर किसको बोला गया है। कंज्यूमर जो है, जो परचेज करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेंट करे, जो यूज कर रहा है वो भी कंप्लेंट कर सकता है, चाहे उसने खरीदी है या नहीं खरीदी। एक बात। दूसरी बात, जो भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए चीजें खरीदी जाती हैं उनकी कंप्लेंट। मान लिया एक मारुति कार डीलर है, उसने 10 गाड़ियां मंगाई और गाड़ी बेचनी है उसने, और एक गाड़ी खराब निकल गई, उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी वहां पर। अगर उसने एक गाड़ी अपने लिए खरीदी है जिससे वो अपने स्टाफ को लाता ले जाता है, तो वो केस डाल सकता है। बात समझ में आई? यानी कॉमर्शियल यूज जो कर रहा है खुद, उसके लिए नहीं, जिससे वो रोजी रोटी कमा रहा है, वो नहीं माना जाएगा उसमें। कंज्यूमर की तरह यूज जो कर रहा है ना, कंज्यूम करने, वो। दूसरा, ये जो कंप्लेंट है, एक तो 2 साल वाला पीरियड है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो कंप्लेंट है, लीगल हायर्स भी कर सकते हैं, और एक आदमी की कंप्लेंट एक सोसाइटी भी कर सकती है। जैसे मान लिया कई लोगों ने 100 घर की सोसाइटी थी लिए, तो 5 घर खराब निकल गए, तो पूरी सोसाइटी मिलकर भी इसकी कंप्लेंट कर सकती है। और सरकार इसकी कंप्लेंट कर सकती है। कोई दूसरी जो एनजीओ होते हैं वो इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भैया वहां पे जो सड़क बनी थी उस ठेकेदार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस तरह। और जो फ्री की सर्विसेज होती हैं उसके लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। मान लिया हम यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं और फिर भी किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में कर दिया कि भैया 1 घंटे इन्होंने पढ़ाया और कुछ भी समझ में नहीं आया, इतनी देर में तो मैं ऐसा कर लेता और वैसा कर लेता, है ना, तो उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। फ्री वाले की कोई कंप्लेंट नहीं। सर इस बार ये तो क्वेश्चन था सर सीआईबी में क्लास हुई चल रही है सर। रिटेल में सर इस बार क्वेश्चन आया था रिटेल में हुई कंज्यूमर आया था ना। हाँ, आता है, मुझे मालूम है, बच्चे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन जो टॉपिक उन्होंने दिए हैं ना, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बैंक में लाने का मतलब क्या है कि क्योंकि आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना बैंक में, तो सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो फिर आपकी डिफिशियंसी हो सकती है सर्विसेज में, तो उसमें हो सकता है ना, ठीक है। और अभी जो ये नया जो अमेंडमेंट आया, देखिए उसमें अमाउंटों को कितने बारीकी से बोला उसने, क्या वर्ड यूज किया उसने, कंसीडरेशन पेड, कंसीडरेशन डाला सर। तो जैसे ही आप कहोगे साहब मैं यूट्यूब में कमल सर की क्लास ले रहा था और मेरा 1 घंटा खराब हो गया, तो वो कहेंगे कितना पेमेंट किया आपने, फिर वो क्या कहेंगे तो पेमेंट ही नहीं किया, तो वो नहीं आएगा इसमें। तो ये नया चेंज आया, पहले अलग था, पहले था कि आपको नुकसान क्या हुआ वो बताइए, अब क्या है आपने खरीदा कितने का। तो अच्छा इससे बताओ एक बात कि कौन से कोर्ट में वजन ज्यादा पड़ जाएगा, क्या सर? किस कोर्ट में ज्यादा केसेस आएंगे अब? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते भी बहुत सारे हैं भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा ना, 1 से 2 भी हो सकते हैं कोर्ट, यस सर, यस सर, यस। ठीक है। वो अपील होगी तो कहाँ जाएंगे, सारे स्टेट में जाएंगे, ठीक है। अब स्टेट में 1 करोड़ से ऊपर, अब 1 करोड़ से ऊपर तो बहुत बड़ी रकम हो गई, यानी किसी ने 1 करोड़ से ज्यादा का फ्लैट खरीद लिया मान लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा का, घर के अलावा गाड़ियां खरीद लेते हैं कुछ लोग, बहुत कम होती है गाड़ी सर, माल वगैरह, मशीनरी, मर्सिडीज और वो प्रोडक्ट्स वगैरह सर, प्लेन वगैरह खरीद लेते हैं, ठीक है। ओके, सर एक चीज पूछना है बोलो बोलो। सर, अभी अपन ने जो बात करी है जो पेनाल्टी की, सर कंज्यूमर के अगेंस्ट ही अगर डिफॉल्ट निकल जाए कि उसने मतलब जानबूझ के कुछ
बहुत बढ़िया पॉइंट। गलत केस किया है हाँ ये तो ये भी उसके अगेंस्ट में भी कुछ पेनल्टी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसको बोलते हैं वैक्सीशियस और फ्रीवोलस कंप्लेंट बोलते हैं, है ना। झूठी और मनगढ़ंत अगर शिकायत करता है तो पेनल्टी आ गई। और अपील हो गया, अपील के बाद मीडिएशन है। मीडिएशन का मतलब समझते हो कि कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं भैया देख लो यार, दोनों आपस में ही निपटा लो कुछ। कई बार ये एक नया इसमें वो डाल दिया है, क्योंकि मीडिएशन से भी कई सारे केस जो सुलझ जाते हैं। उन्होंने कहा यार मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती, मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती, चलो हटाओ छोड़ो। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही करते हैं। और